हम लोगों ने पढ़ा था म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्यों कैसे आया था? म्यूचुअल इंडक्शन कब डिफाइन करते थे? पेयर ऑफ कॉइल्स के लिए डिफाइन करते थे। कैसे डिफाइन किया सर? एक कॉइल में हमने क्या किया, करंट को फ्लो कराया, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड आया। इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ने इस कॉइल के साथ इंटरसेक्ट किया, तो इसमें क्या हुआ, फ्लक्स आया, चेंज इन फ्लक्स। यहाँ पे जो करंट था वो इंक्रीज कर रहे थे ना, तो जो फील्ड लाइन इससे इंटरसेक्ट कर रही थी वो भी बदल रही थी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जब फील्ड लाइन चेंज हो रहा है, जब फील्ड लाइन चेंज हो रहा है तो फ्लक्स भी चेंज हो रहा है। ये जो इंडक्टर रखा हुआ था ये क्या करेगा, चेंज का अपोज करेगा, तो करंट को इस डायरेक्शन में इंड्यूस कराएगा, अपोजिट डायरेक्शन करंट को इंड्यूस कराएगा। ठीक है, तो ये जो इंड्यूस्ड करंट है इसका चेंज का अपोज किया। ठीक है, अब ये जो फ्लक्स चेंज है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कितना करंट इसमें फ्लो करेगा। करंट अगर बढ़ाते जाओ, बातें बंद करो सभी लोग, करंट को इंक्रीज करते चले गए, फ्लक्स भी इंक्रीज होता गया। जब फ्लक्स इंक्रीज होता गया तो हमने क्या बोला, फ्लक्स लिंकेज विद कॉइल 2 ड्यू टू करंट इन कॉइल 1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन कॉइल 1। ठीक है, ये लिखा। ओके, फिर यहां से आपने प्रोपोर्शनलिटी को हटाया तो एक कांस्टेंट आया, आवाज नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी। यहां से आपने प्रोपोर्शनलिटी को हटाया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट। जैसे आपको याद हो, जब एक कॉइल था सिर्फ, वो खुद के करंट का खुद ही अपोज कर रहा था, तो यहाँ पे क्या था, सेल्फ इंडक्टेंस। यहाँ पे क्या है, ये इस कॉइल में हमने करंट फ्लो किया तो इसमें चेंज हो रहा है, इसमें फ्लक्स चेंज हुआ तो इसने अपोज किया, तो इसने अपोज, इसमें जो फ्लक्स का चेंज है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके करंट के था, इसके। तो हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाया, जिसको हमने क्या बोला, म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 2 विद रिस्पेक्ट टू कॉइल 1। ठीक है, फिर कुछ बातें सीखी थी, म्यूचुअल इंडक्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, वेबर पर एम्पियर या हेनरी। ठीक है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। म्यूचुअल इंडक्टेंस फ्लक्स और करंट पासिंग थ्रू द कॉइल पे डिपेंड नहीं करता था, इसमें कितना फ्लक्स पास हो, करंट पास हो रहा है, कितना फ्लक्स का लिंकेज। ठीक है, और इट डिपेंड्स ऑन देयर शेप, साइज एंड देयर रिलेटिव पोजीशन। इनका शेप मतलब स्क्वायर है, सर्कुलर मतलब एरिया पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, और ये एक दूसरे से कितनी दूर है। अगर ये दूरी में बढ़ा दो तो जो फ्लक्स का लिंकेज इस कॉइल से कम हो जाएगा क्या, जितना ही पास में ले आओगे, जितनी फील्ड लाइन निकलेंगे सभी से इंटरसेक्ट होने लगेगी, दूर लेते चले गए, क्योंकि फील्ड लाइन यहाँ से निकल रही है इस फॉर्म में, तो ये और कम फील्ड लाइन हो जाएगी। ठीक है, तो इनके रिलेटिव पोजीशन पे भी डिपेंड कर रहा है। ओके, ये सारी बातें हमने पढ़ी। अब जब फ्लक्स में चेंज आया है तो इंड्यूस ईएमएफ भी तो आया होगा, वो इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा बताओ। सेल्फ इंडक्टेंस केस में क्या पढ़ रहे थे, माइनस एल डी आई बाई डी टी, यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, माइनस एम डी आई बाई डी क्या है। ठीक है, एक बात बताओ, करंट को चेंज किया था, करंट को चेंज किया तो मैग्नेटिक फील्ड में भी क्या हुआ, चेंज हुआ। मैग्नेटिक फील्ड में भी चेंज किया तो क्या हुआ, फ्लक्स में भी चेंज हुआ। फ्लक्स में चेंज हुआ तो क्या है अपने पास, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो आपको क्या हो जाना, खुश हो जाना, बिल्कुल बधाई हो, इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ है ना। ओके, ऐसे बोलोगे, करंट में चेंज तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज तो फ्लक्स में चेंज, फ्लक्स में चेंज तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया, है ना। आप खुश हो गए सर, काम हो गया। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हुआ तो फ्लक्स में चेंज हुआ, फ्लक्स में चेंज हुआ तो इंड्यूस ईएमएफ आया। अब वो जो इंड्यूस ईएमएफ आया, इंड्यूस ईएमएफ इन कॉइल 2 ड्यू टू करंट इन कॉइल 1 बराबर माइनस म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 2 विद रिस्पेक्ट टू कॉइल 1 इनटू डी पाई बाई सॉरी डी आई बाई डी टी। कौन सा करंट, I1। कौन सा करंट चेंज हो रहा था जब ईएमएफ आया, फर्स्ट कॉइल में ना, ये लिखोगे, ये आएगा आपका इंड्यूस ईएमएफ। भाई सेल्फ इंडक्टेंस में क्या लिखते थे, माइनस एल डी आई बाई डी टी। अब मुझे ये सब लिखना पड़ेगा। ठीक है, फोर्स जैसे लिखते थे, फोर्स ऑन टू बाई 1, वैसे ईएमएफ इंड्यूस्ड इनटू ड्यू टू कॉइल 1, ये आएगा आपका। तो भाई वो अब मैं सेकंड कॉइल में करंट फ्लो कर रहा हूँ, फर्स्ट कॉइल को जितनी लग देता, तो इसका रिवर्स भी सही होता है। ठीक है, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन कॉइल 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू माइनस म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इनटू डी I2 बाई dt। ये भी सही है। ठीक है, बस जहाँ पे इंडक्टेंस था वहां पे क्या था, म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस डिफाइंड फॉर द पेयर ऑफ कॉइल, है ना, अकेले एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ इन कॉइल नंबर 2 ड्यू टू करंट इज चेंज ऑफ करंट इन कॉइल 1 इज इक्वल टू माइनस म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू डी I1 बाई dt। कॉइल नंबर 1 में करंट इस तरीके से चेंज हो रहा है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अभी आपको आगे बताएंगे M12 बराबर M21 होगा। जैसे आप लोग देख रहे थे F12 बराबर F21, वैसे ही आपको बताएंगे
M12 बराबर M2। मतलब कॉइल 1 में अगर करंट फ्लो कराया तो जो कॉइल 2 में जो अपोज करने की प्रॉपर्टी आई वो क्या है भाई? इंडक्टेंस क्या होता है? सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ ए कॉइल ड्यू टू विच इट अपोजेस द चेंज इन करंट इटसेल्फ, इन इट्स करंट बाय इटसेल्फ, है ना, खुद ही अपोज करता है। तो ये भी इंडक्टेंस वही है, ये भी प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल है ड्यू टू विच इट अपोजेस द चेंज इन करंट, है ना भाई। इट्स यहाँ पे इटसेल्फ नहीं बोलेंगे, उसमें जो चेंज इन करंट हो रहा है अब ये अपोज करें, ठीक। ओके? अभी मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा क्यों बराबर है। तो इसको अभी के लिए हटा दें, ठीक। कैपेसिटेंस क्या होता था? क्यू अपॉन में बी। रेजिस्टेंस क्या होता था? बी अपॉन में आई, ठीक है। और सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता था? फाई अपॉन में करंट। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता था? फ्लक्स लिंकेज विद टू विद रिस्पेक्ट टू ड्यू टू करंट इन कॉइल 1 डिवाइडेड बाय करंट इन कॉइल 1, ठीक है। ये होता था। कैपेसिटर जब पढ़ा था मैंने आपको तो बोला था ये चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड नहीं करता, किस पे डिपेंड करता था? ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी, उनके बीच का स्पेस कितना है, एरिया क्या है, ठीक है, और मीडियम, ये सब उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। क्योंकि सी बराबर एक्चुअल में क्या होता था? के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये होता था क्या? एरिया पे डिपेंड कर रहा है प्लेट की, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट डिपेंड कर रहा है, मीडियम पे डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टेंस इस तरीके से क्या डिपेंड करता था? मटेरियल पे डिपेंड करता था, ओके। और भाई आर बराबर क्या पढ़ते आ रहे हो? रो एल बाई ए, मटेरियल पे ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी, लेंथ ऑफ द वायर कितनी है, एरिया क्रॉस सेक्शन क्या है, वो सब बातों पे क्या है, ये भी वही बात है, वायर की डायमेंशन पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ बताओ इंडक्टेंस में ना तो फ्लक्स पे ना तो करंट पे, किस पे डिपेंड कर रहा है? ज्योमेट्रिकल डायमेंशन या डायमेंशनल पैरामीटर, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, इस सब पे डिपेंड कर रहा है। सिमिलरली म्यूचुअल इंडक्टेंस भी उसी पे डिपेंड कर रहा है। बात समझ गए? तो आपको कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि सर फॉर्मूले में यहाँ तो इस पे डिपेंड करना है, और एग्जामिनर जानबूझ के ऐसा ही देगा, ठीक है। एक सर्कुलर कॉइल है, ठीक है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखते चलेगा, नंबर ऑफ रिंग्स, ठीक है। एक रिंग्स लिए खूब सारे रिंग्स रख दो, फिर एक बड़ा रिंग है ना, ये छोटा रिंग, ठीक है, और ये बड़ा, मान लो चूड़ी ले, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर रखते चलेगा, उसके बीच में ना ऐसे रिंग्स रखे हो, ठीक है। तो मान लो इसमें ऐसे नंबर ऑफ टर्न्स है N1, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स है N2। अब आपने इस कॉइल में करंट फ्लो कराया I1, तो इससे क्या लिंक होगा? मैग्नेटिक फील्ड भाई, क्योंकि करंट आपने फ्लो करा दिया। अब ये जैसे रिंग ऐसे रखा हुआ, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको 3D ना बना के, मैं 2D में दिखाता हूँ, या ऐसे देखो, ये क्या था? फ्रंट व्यू। अगर मैं टॉप व्यू दिखाऊं तो कुछ ऐसा दिखेगा क्या? ये क्या है? टॉप व्यू। और वो जो दिखाया था वो क्या था? फ्रंट व्यू। अगर मैं टॉप व्यू दिखाऊं आपको, तो मान लो इसकी रेडियस है R2, इसकी रेडियस क्या है? R1, ठीक है। इस कॉइल में कितने नंबर ऑफ टर्न दिए हैं? N1, इसमें मान लो N2, इसमें करंट फ्लो हो रही है I1। तो इसमें जो करंट फ्लो हो रही है इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आया नहीं है? बताओ भाई, कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी, करंट फ्लो होता था तो सेंटर पे क्या आता था? मैग्नेटिक फील्ड। कितना आता था मैग्नेटिक फील्ड? म्यू नॉट आई अपॉन में 2R, ठीक है। अब हमसे पूछा बताओ इसका म्यूचुअल, दो ही कॉइल, दो कॉइल है, अब यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस डिफाइन कर सकते हो कि नहीं? तो बताओ म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 2 ड्यू टू कॉइल, सॉरी, विद रिस्पेक्ट टू कॉइल 1 इक्वल टू फ्लक्स लिंकेज विद कॉइल 2 ड्यू टू करंट इन कॉइल 1 डिवाइडेड बाय करंट इन कॉइल 1। ऐसे लिखोगे। अब फ्लक्स लिंकेज विद कॉइल 2 करके क्या लिखोगे बताओ? N2, नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल 2, इनटू मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू कॉइल 1। किसका मैग्नेटिक फील्ड? यहाँ पे B1 का, ठीक है, इनटू एरिया ऑफ कॉइल 2। एरिया ऑफ द कॉइल 2 क्या होगा? A2 भाई, पाई R2 स्क्वायर। इतने से ही तो फील्ड लिंक होगा। A2 मान लो इसका एरिया है, इसका एरिया मान लिया हमने A1। यहाँ पे लिखो डिवाइडेड बाय, अच्छा, cos थीटा डिवाइडेड बाय I1। अच्छा यहाँ बताओ थीटा क्या लिखूंगा? थीटा की वैल्यू क्या होगी? क्या होगी? 0 डिग्री होगी। क्यों? क्योंकि सर इसका जो एरिया वेक्टर है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ऐसा लेना जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इनवर्ड या आउटवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड भी इनवर्ड है और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है, पैरेलल हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा 0 ले लोगे। अब मैं ये सब नहीं लिखूंगा बार बार, है ना। अब आपको इतना होशियार हो जाना पड़ेगा। N2 B1, बताओ कॉइल 1 की वजह से सेंटर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने दिए हैं? N1। तो क्या लिखोगे? सॉरी, ये तो N2 है। N1 म्यू नॉट I1 अपॉन में 2R1, ये लिखूंगा क्या? इंटू A2। बताओ इसका एरिया क्या होगा?
इसका एरिया क्या होगा, पाई R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई, और cos 0 डिग्री डिवाइडेड बाई I1, I1 से I1, ठीक है। चलो, तो क्या आया, M21, क्या है जल्दी से म्यू नॉट, बताओ, म्यू नॉट N1 N2 पाई R2 स्क्वायर, है ना, डिवाइडेड बाई 2R1, यह है क्या, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कंडीशन आप लोगों को लिखनी है, जो R2 की वैल्यू है वो R1 से बहुत ही छोटी है वो, ठीक है। मतलब R2 कुछ ऐसा है और R1 ऐसा है। क्यों सर ऐसा, क्योंकि भाई अगर छोटा रहेगा तभी हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ले सकते हैं, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है। अगर रीजन को बड़ा कर दिया तो सेंटर से दूर जा रहे हो ना, फील्ड लाइन निकल तो रही है लेकिन अब नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, समझ गए। सेंटर पे अब बिल्कुल बहुत ही छोटी रेडियस है, तो जितनी फील्ड लाइन इनवर्ट जा रही है वो बिल्कुल ऐसा लगेगा सर यूनिफॉर्म आ रही है सामने की तरफ। फील्ड की जो डेंसिटी है सभी जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब जैसे ही आप बड़ा कर दो सर, सेंटर के पास फील्ड लाइन की डेंसिटी ज्यादा है, जैसे जैसे दूर जाओगे फील्ड लाइन की डेंसिटी कम होती चली जाएगी। इसलिए हमने क्या बोला, R2 की वैल्यू R1 से बहुत छोटी है, ठीक है। वो कई बार पूछ लेता प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, वो कई बार क्या पूछ लेता है, प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, तो क्या बोलोगे, R2 स्क्वायर बाई R1 का R1, ठीक है। मतलब जो छोटा है छोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय बड़ा, ठीक है। ये आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस लिंक्ड विद कॉइल 2 ड्यू टू करंट इन कॉइल। अगर कोई मीडियम में इंसर्ट कर देता तो, अगर मैं कोई मीडियम में इसमें इंसर्ट कर देता तो यहाँ पे म्यू नॉट की जगह क्या लिखते हैं, म्यू, और म्यू क्या होता है, म्यू नॉट इंटू म्यू आर, ठीक है। तो लिख लो यहाँ पे फॉर एनी मीडियम, फॉर एनी मीडियम जो म्यूचुअल इंडक्टेंस इन कॉइल 2 आया विद रिस्पेक्ट टू 1, वो आएगा म्यू नॉट इंटू म्यू आर, है ना। अगर मान लो मीडियम में डायरेक्ट आपको क्या दे दें, परमेबिलिटी, तो यहाँ पे ये म्यू ही है, लिख देता हूँ। हमने इसमें करंट फ्लो कराया मान लो I1, और ये है इंक्रीजिंग करंट, ठीक है। तो अब ये दोनों ही कॉइल क्या है, कोएक्सियली पैरेलल रखे हैं, कोएक्सियल है क्या, जो इस कॉइल की एक्सिस है वही इस कॉइल की भी एक्सिस है क्या, कोएक्सियल का मतलब ये होता है दोनों ही कॉइल की एक्सिस क्या है, सेम, ठीक है। अब मान लो इसका जो लेंथ है इस इंडक्टर का या सोलेनॉइड का L है, इसका जो एरिया है वो A है, और इस पे जो नंबर ऑफ टर्न्स है N1 है, और इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो क्या है, N2, ठीक है। अब जैसे ही आपने इंक्रीजिंग करंट यहाँ पे फ्लो कराया तो क्या होगा, फील्ड लाइन प्रोड्यूस होगी, फील्ड लाइन इससे इंटरसेक्ट करेगी, तो इसमें क्या होगा, फ्लक्स का चेंज होगा, तो ये भाई साहब क्या करेंगे, अपोज करेंगे, ठीक है। अपोज करेंगे तो क्या आएगा, इंड्यूस ईएमएफ आएगा, है ना। अच्छा, अपोज करने की जो प्रॉपर्टी उसको हम क्या बोलते थे, म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। अब वो म्यूचुअल इंडक्शन इन कॉइल 2 विद रिस्पेक्ट टू कॉइल 1 क्या आएगा बताओ, म्यूचुअल इंडक्शन, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, म्यूचुअल इंडक्शन इन कॉइल 2 विद रिस्पेक्ट टू कॉइल 1 क्या आएगा, फ्लक्स लिंकेज विद कॉइल 2 ड्यू टू करंट इन कॉइल 1 डिवाइडेड बाय करंट इन कॉइल 1। अब फ्लक्स कैसे लिखते थे, फ्लक्स ऑफ कॉइल 2 क्या लिखोगे, N2 B1 A2 cos थीटा डिवाइडेड बाय I1, ये लिखोगे क्या, भाई उसका फ्लक्स चाहिए ना अपने को, उस कॉइल से कितना फ्लक्स लिंक है, फाई 2 मतलब किसका कॉइल, किसका फ्लक्स, सेकंड कॉइल, समझ पा रही है। N2 कितना है, भाई वो तो N2 ही है सर, B1 कितना है, म्यू नॉट N नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, कितने नंबर ऑफ टर्न्स है N1, लेंथ कितना है L, तो क्या लिखोगे N1 बाई L इंटू I1, ये लिखते थे क्या, ठीक है। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आई इंटू एरिया ऑफ द, क्या है एरिया A, A2 क्या है भाई, A ही तो है, A1 भी A है और A2 भी A, A1 बराबर A और A2 बराबर भी A है। चलो, cos 0 डिग्री, क्योंकि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्या हो जाएंगे, पैरेलल, डिवाइडेड बाई I1, I1 से I1 कैंसिल, तो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 2 विद रिस्पेक्ट टू कॉइल 1 है वो क्या है, म्यू नॉट N1 N2 इंटू A डिवाइड बाई L, ये लिख सकता हूँ क्या, ये आ गया क्या, ठीक है। इसका रिवर्स भी सही था।
अगर मैं इसमें करंट फ्लो ना कराऊँ, सिर्फ इसमें करंट फ्लो कराऊंगा, सिर्फ इसमें करंट फ्लो कराऊंगा, तो क्या लिखूंगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 विद रिस्पेक्ट टू कॉइल 2। ठीक है, अगर मान लो सिर्फ और सिर्फ इसमें करंट फ्लो करा था, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 विद रिस्पेक्ट टू कॉइल 2 इक्वल टू फ्लक्स लिंकेज विद कॉइल 1 विद रिस्पेक्ट टू करंट इन कॉइल 2 डिवाइडेड बाय करंट इन कॉइल 2। तो भी यही आता, तो भी यही आता। ठीक है, देखो लिख लो आप लोग। चलो, अगर मान लो मैंने इसमें करंट फ्लो नहीं करा, सेकंड सिनेरियो, तो M12 क्या लिखोगे, M12 बराबर फ्लक्स इन कॉइल 1, फ्लक्स लिंकेज विद कॉइल 1 ड्यू टू करंट इन कॉइल 2 डिवाइडेड बाय करंट इन कॉइल 2। बताओ क्या आएगा, N1 B2 A1 cos थीटा डिवाइडेड बाय I2। चलो बताओ, N1 B1 की B2 की वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट N2 बाई L इंटू एरिया ए है, cos थीटा यहाँ पे क्या लिखोगे, cos 0 डिग्री डिवाइडेड बाई I2। अच्छा, यहाँ पे I2 लिखना भूल गए, I2 से I2, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 विद रिस्पेक्ट टू कॉइल 2 क्या आ जाएगा, म्यू नॉट N1 N2 A डिवाइडेड बाई L। क्या सेम सेम दिख रहा है क्या? इसलिए मैंने बोला था अगर इसमें करंट मान लो I2 जा रहा है, इसमें कुछ भी नहीं, ठीक है, इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं, तो ये आएगा, और दोनों ही सेम है क्या? ठीक है। अच्छा, अगर इसमें जो करंट जाता, मान लो इसमें I2 जाता, ठीक है, फॉर एग्जांपल इसमें I2 जाता, ओके, फॉर एग्जांपल इसका सेल्फ इंडक्टेंस क्या लिखते हैं आप, इसके लिए सेल्फ इंडक्टेंस क्या डिफाइन करते हैं? अभी तो सिर्फ और सिर्फ सर एक ही उसमें जा रहा था करंट, अगर इसमें जा रहा तो इसकी वजह से इसमें लिंक होगा, तो इसमें चेंजेस आएंगे, तो ये लिख दिया हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस, वो कुछ करेगा ना। अच्छा, अगर सेल्फ इंडक्टेंस में इसका लिखता तो क्या लिखता, एल, हाँ, 5 अपॉन में I2, ये लिखते, 5 कितना होता है इसका, N2 बी इंटू ए लिखते हैं ना, N2 B2 A2 cos थीटा डिवाइडेड बाई I2, तो क्या आता, म्यू नॉट N1 N2 इंटू ए डिवाइडेड बाई एल, यही आता क्या, इसका क्या आता, सिमिलरली इसका भी यही आता, नहीं नहीं, म्यू नॉट B2 क्या है, फ्लक्स टोटल टर्न N2 और मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट N इंटू, ठीक है, म्यू नॉट N2 स्क्वायर आता, म्यू नॉट N2 स्क्वायर ए बाई एल, ये आता, समझ गए ना, क्योंकि भाई मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखते हैं, N2 म्यू नॉट N2 बाई N2 इंटू ए बाई एल लिखते, क्या भाई B2 क्या लिखते हैं, म्यू नॉट N2 बाई एल इंटू I2, I2 से I2 कैंसिल हो गया, तो N2 इंटू N2 क्या हो जाता है, N2 स्क्वायर, और ये कल निकालना सिखाया था मैंने, म्यू नॉट N2 स्क्वायर इंटू ए बाई एल, फिर मैंने L से मल्टीप्लाई कर दिया था वॉल्यूम, N2 बाई एल स्क्वायर क्या हो गया था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ का होल स्क्वायर, याद करो। यहाँ पे क्या लिखोगे, इंडक्टेंस, इसके लिए मान लो इसका इंडक्टेंस है L1 और इसका इंडक्टेंस है L2, तो क्या लिखोगे, इसका म्यू नॉट N1 स्क्वायर इंटू ए बाई, अप्लाई करो L1 और L2 को मल्टीप्लाई करो, लिखो इधर सभी लोग L1 इंटू L2, क्या लिखोगा, म्यू नॉट N1 स्क्वायर इंटू ए बाई एल, म्यू नॉट N2 स्क्वायर इंटू ए बाई एल, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, L1 इंटू L2 बराबर म्यू नॉट का स्क्वायर इंटू N1 स्क्वायर, इसे लिखो म्यू नॉट स्क्वायर N1 स्क्वायर N2 स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर, ये आएगा क्या मल्टीप्लाई करोगे तो। अच्छा, मैं इसको फर्दर ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, म्यू नॉट N1 N2 ए डिवाइडेड बाई एल का, और ये क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस है क्या, ठीक है, तो क्या लिखोगे, L1 इंटू L2 बराबर म्यूचुअल इंडक्टेंस का होल स्क्वायर, ठीक है। अब वो कुछ भी हो सकता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 या म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, दोनों ही सेम आए थे ना बराबर, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो यहाँ से अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या लिखूंगा, सभी लोग इधर ध्यान दीजिए, एम स्क्वायर इक्वल टू L1 इंटू L2, एम की वैल्यू क्या है, रूट में L1 और L2, जो म्यूचुअल इंडक्टेंस आया वो क्या है, रूट में, इसको ये म्यूचुअल इंडक्टेंस तब आता है इन केस ऑफ आइडियल कपलिंग, ठीक है, जितने भी फील्ड लाइन फर्स्ट कॉइल से निकल रहे हो पूरी की पूरी इससे इंटरसेक्ट हो जाए, सेकंड कॉइल से पास हो जाए, तो हम क्या बोलते हैं, आइडियल कपलिंग, ठीक है, जितनी फील्ड लाइन यहाँ से निकली वो पूरी की पूरी इससे इंटरसेक्ट या पास हो गई, तो ये कौन सा है, फॉर आइडियल कपलिंग। ये लिखो म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस
म्यूचुअल इंडक्टेंस इन केस ऑफ आइडियल कपलिंग। आइडियल कपलिंग, क्या आइडियल कपलिंग पॉसिबल है? नहीं, नेचर में आइडियल जैसी चीजें कुछ होती नहीं, ठीक है ना, सब में कुछ ना कुछ कमियां होती है। देखो ये क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस इन केस ऑफ आइडियल कपलिंग। तो जनरली क्या आता है यहाँ पे, देखो जनरल इन केस इन जनरल है ना, तो लिखेंगे हम यहाँ पे इसके आगे इन जनरल, इन जनरल फॉर मैग्नेटिकली कपल्ड कॉइल, फॉर मैग्नेटिकली कपल्ड कॉइल, इन जनरल फॉर मैग्नेटिकली कपल्ड कॉइल। जो म्यूचुअल इंडक्टेंस आता है ना, वो आता है के टाइम्स रूट में L1 L2, ये आता है, ठीक है, ये आता है, ठीक है। ये L1 क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1, ये सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 2। के यहाँ पे है कपलिंग फैक्टर, इधर ध्यान दो सभी लोग, के यहाँ पे है कपलिंग फैक्टर, और ये जो कपलिंग फैक्टर है इसकी जो वैल्यू है वो 1 से छोटी या बराबर और 0 से बड़ी या बराबर होती है, ठीक है। ये कपलिंग फैक्टर की वैल्यू, अगर के की वैल्यू 1 हो गई तो हम क्या बोलते हैं, आइडियल कपलिंग हुई है। कैसी कपलिंग हुई है, आइडियल कपलिंग। देखो यहाँ पे तो के की वैल्यू 1 होगी तो आइडियल कपलिंग, के की वैल्यू 0 होगी तो नो कपलिंग, ठीक है। तो वहां पे के की वैल्यू 0 है, ठीक है। चलो अब देखो, तो जो कपलिंग फैक्टर है कई चीजों पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल, कॉइल का ओरिएंटेशन कैसा है, तो फर्स्ट केस देखेंगे इसमें, फर्स्ट केस मान लो प्राइमरी कॉइल है, ठीक, ये प्राइमरी कॉइल है, ठीक है। इसमें आपने करंट फ्लो कराया, जितनी भी इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकली वो सारी की सारी पास होनी चाहिए, तो हमने क्या किया, दूसरा कपल लिया, ठीक है, या कॉइल लिया, उसको ऐसे पास करा दिया, ठीक है। ये क्या है, आइडियल कपलिंग। जितनी फील्ड लाइन इस प्राइमरी कॉइल में प्रोड्यूस होंगी वो सारी की सारी इससे लिंक हो गई, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे कैसी कपलिंग हुई, आइडियल कपलिंग। इन दिस केस के की वैल्यू क्या है, 1, और कपलिंग कैसी है, आइडियल कपलिंग, ठीक है। यहाँ पे जो म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा वो क्या आएगा, रूट में L1 और L2। ये प्राइमरी कॉइल की वजह से जो आया है इंडक्टेंस L1 है, और इसमें जो आया है सेल्फ इंडक्टेंस वो L2, ये आएगा रूट में L1 इंटू L2। अगर मैं ओरिएंटेशन को चेंज करता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं ओरिएंटेशन कुछ इस तरीके से रखता हूँ, मान लो ये प्राइमरी कॉइल है और ये सेकेंडरी कॉइल है, ठीक है। इसका इंडक्टेंस है L1 और इसका इंडक्टेंस है L2। तो बताओ जितनी भी फील्ड लाइन यहाँ से निकलेंगी क्या वो सारी की सारी इससे इंटरसेक्ट कर रही है, क्या नहीं कर रही ना, तो यहाँ पे के की वैल्यू क्या है, लेस देन 1। तो यहाँ पे जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है क्या आएगा, के रूट में L1 L2, और के की वैल्यू लेस देन 1 है तो क्या आएगा, लेस देन रूट में L1 L2। समझ में आ रहा है, के की वैल्यू जो भी है 0.8 0.6 यहाँ पे पुट कर देना, तो क्या निकलेगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस, क्या है। चलो थर्ड देखो, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो अभी लिखना स्टॉप करिए, एक बार देख लीजिए। चलो ये मान लो प्राइमरी कॉइल है और ये मान लो सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। चलो यहाँ पे जो है प्राइमरी सेकेंडरी मतलब क्या है, प्राइमरी में करंट फ्लो कर रहा है, सेकेंडरी में कुछ भी नहीं फ्लो कर रहा है, ठीक है, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। वहां पे वो दे भी सकता है करंट फ्लो हो रहा है, तो बोलेगा बताओ इसकी वजह से, वहां पे कुछ भी दे, इसमें करंट फ्लो करा दे, कोई बात नहीं, हम ये पूछेंगे बताओ इसकी वजह से कितना यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस आया होगा, इसकी वजह से कितना फ्लक्स लीक हुआ होगा, ठीक है, ये सब आपको निकालना पड़ेगा। खैर अब बताओ क्या होगा, फील्ड लाइन मान लो ऐसे परपेंडिकुलर निकलेंगे क्या, अलोंग द एक्सिस होती थी सोलेनोइड के, बातें नहीं, फील्ड लाइन ऐसे निकल गई, क्या इससे लिंक होगा, इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा क्या फील्ड लाइन की, सर ये एरिया वेक्टर है, ये परपेंडिकुलर है। अगर मैं यहाँ पे लिंक्ड फ्लक्स निकालूंगा तो क्या आएगा, फ्लक्स लिंक लिंकेज विथ थ्रू टू ड्यू टू करंट इन कॉइल 1, क्या आएगा भाई, क्या लिखते थे आप लोग, N2 B1 A2 cos थीटा, ये लिखते, थीटा यहाँ पे क्या है 90 डिग्री, तो क्या लिखोगे N2, इसमें मान लो N2 है, ये N1 है, ठीक है, इसका एरिया मान लो A2 है, इसका एरिया मान लो A1 है, ठीक है। N2 B1
A2 cos 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों लिखा? एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल क्या हो गया? 90 डिग्री। तो फ्लक्स लिंकेज विद कॉइल 2 ड्यू टू करंट इन कॉइल 1 क्या है? 0। तो कोई म्यूचुअल इंडक्टेंस मिलेगा क्या? नहीं। समझ में आया? तो यहाँ पे जो K की वैल्यू क्या है वो क्या हो गई? 0। यहाँ पे K की वैल्यू क्या है? 0। तो यहाँ पे जो म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा वो क्या आएगा? 0। समझ में आया? तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला? म्यूचुअल इंडक्टेंस है शेप, साइज, रिलेटिव पोजीशन पर डिपेंड करता था। अब यहाँ पे क्या है? ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड कर रहा है, कौन से एंगल पे लगाया हमने। ठीक है, तो क्या लिखोगे? म्यूचुअल इंडक्टेंस आल्सो डिपेंड्स ऑन द ओरिएंटेशन। और जो कपलिंग फैक्टर उसको हम ऐसे भी निकालते हैं। ठीक है, कई बार आपको दे देगा सेकेंडरी को ऐसे लिंक्ड फ्लक्स इतना है और प्राइमरी को ऐसे लिंक्ड फ्लक्स दिस वेबर है, तो आपको रेशियो निकाल लेना है, तो आपको क्या मिल जाएगा? कपलिंग फैक्टर। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल सोलेनॉइड। इस पे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है N1 और ये जो सोलेनॉइड है इसका लेंथ दिया हुआ है L1। ठीक है, और एक्सिस से ये जो दूरी है इसकी रेडियस है R1 दिया हुआ। ठीक है, और ये जो दूरी है ये दिया हुआ है आपको R2, और ये जो स्मॉलर सोलेनॉइड है इसका लेंथ दिया हुआ है L2। और इस पे नंबर ऑफ टर्न दिया हुआ आपको N2, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। कैसा रहेगा अगर मैं आज 1 बजे तक पढ़ा दूं आपको? बहुत बुरा। तौबा तौबा सर, क्या पढ़ा रहे? नंबर ऑफ टर्न्स, देखो हो सकता है टाइम उतना चला जाए। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन सेकंड पर। ठीक है, अब मान लो इसमें करंट अपने फ्लो करा है I1, M21 लिखने चाहिए। बताओ, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 2 विद रिस्पेक्ट टू कॉइल 1 क्या लिखोगे? फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल 2 ड्यू टू करंट इन कॉइल 1 डिवाइडेड बाय करंट इन कॉइल 1। एक मिनट रुक जाओ, आप लोग डायग्राम वगैरह बनाना मत करो, उसके लिए स्पेस छोड़ दूंगा। ठीक है, घर पे जाना फिर से बनाना। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 2 विद रिस्पेक्ट टू कॉइल 1 क्या लिखोगे? फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल 2 ड्यू टू करंट इन कॉइल 1 डिवाइडेड बाय करंट इन कॉइल 1। ये करंट क्या है? इंक्रीजिंग है। ठीक है, मान लो ये करंट क्या है? इंक्रीजिंग है। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल 2 ड्यू टू करंट इन कॉइल 1। तो फाई 2 क्या लिखोगे? N2 D1 A2 cos थीटा डिवाइडेड बाय I1। ये लिखोगे क्या भाई? फाई 2 फ्लक्स। बताओ अगर मैं लिखना चाहूँ फाई 2 इसकी वजह से, यहाँ पे लिखना फाई 2 क्या लिखूंगा? इसमें फ्लक्स लिंक किसकी वजह से आया था? मैग्नेटिक फील्ड इन कॉइल 1। इसका एरिया क्रॉस सेक्शन ये होगा पाई R2 स्क्वायर। तो यही तो लिखोगे N2 D1 तो फाई 2 इसका मान लो, और ये इसके लिए क्या लिखोगे? फाई 1 2। चलो बताओ यहाँ पे क्या है? N2 B1 क्या लिखूंगा? N2 B1 क्या होगा? म्यू नॉट N1 इंटू I1। और ये N2 कैसे पता चलेगा? A2 कितना होगा? पाई R2 का स्क्वायर cos 0 डिग्री। 0 क्यों हुआ? इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा एक्सिस के अलॉन्ग आएगा, और इसका एरिया वेक्टर भी एक्सिस के अलॉन्ग। भाई अगर इसकी वजह से आपने निकाला मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है बड़े वाले सोलेनॉइड की वजह से, तो जो छोटा वाला कॉइल है सोलेनॉइड उसका एरिया वेक्टर क्या है? यही परपेंडिकुलर होगा एरिया के, जो एरिया वेक्टर है सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्या होंगे? पैरेलल होंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाय I1। I1 से I1, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू कॉइल 1 क्या है? N2 को क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल नंबर 2। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या दिया था? N2, स्मॉल N2। तो कैपिटल N2 क्या है? N2 इंटू L2। समझ में आ गई? भाई नंबर ऑफ टर्न्स निकालना है तो नंबर ऑफ टर्न कैसे निकालते थे? नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ। तो इस कॉइल में जो ब्लू ब्लू से जो बना है, बताओ इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? N2, और इसकी लेंथ कितनी है? L2। समझे भाई? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ यही तो होता था स्मॉल n, और N2 पूछा है, N2 डिवाइडेड बाय L2, तो N2 चाहिए अपने को, तो N2 इंटू। ठीक है, तो क्या मैं यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर दूं क्या? तो म्यूचुअल इंडक्टेंस इक्वल टू N2 इंटू L2 म्यू नॉट N1 पाई R2 स्क्वायर। ये आएगा क्या?
इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 2 ड्यू टू कॉइल 1 इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 पाई R2 स्क्वायर इंटू L2। ये है क्या? ये एज ए क्वेश्चन ट्रीट कर सकते हो। अगर कोई मीडियम फिल कर देता तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, म्यू आर इंटू नॉट फॉर एनी मीडियम। अगर मैं लिखूं फॉर एनी मीडियम तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू क्या आएगा, म्यू नॉट म्यू आर N1 N2 पाई R2 स्क्वायर L2। याद नहीं करने की जरूरत है, ठीक है। ये हमने रिजल्ट आपको यहाँ पे स्टेब्लिश कर दिया। ये रिजल्ट याद करने की जरूरत नहीं, बस तरीका पता होना चाहिए। यहाँ से आ रही सारी चीजें, परेशान किया है। अच्छा, अब इसमें करंट नहीं फ्लो करा रहे, ठीक है। अब इसमें करंट फ्लो करा रहे, इधर ध्यान दो, I2। अब मैं पूछ रहा हूँ म्यूचुअल इंडक्टेंस। अच्छा, इस केस में जो है ना M12 और M21 बराबर नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों का एरिया अलग अलग है, ठीक है। चलो, अगर मैं बोलूँ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 बताओ तो क्या बोलोगे, फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल 1 ड्यू टू करंट इन कॉइल 2 डिवाइडेड बाय करंट इन कॉइल। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये पता था। फ्लक्स क्या था, फ्लक्स ऑफ कॉइल 1, फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल 1 ड्यू टू करंट इन कॉइल 2, तो N1 D2 A1 डिवाइडेड बाय, अच्छा यहाँ पे cos थीटा लिखा हूँ, ठीक, बताओ क्या है। अच्छा, आपको बताओ A1 क्या मैंने सही लिखा है क्या? अगर पूरा एरिया बराबर होता तो सही था, एरिया कम है। अब बताओ फील्ड लाइन, इधर ध्यान दो सभी लोग, क्या कॉइल नंबर या सॉलिनॉइड नंबर 1 में कोई करंट फ्लो हो रहा है क्या? नहीं। किसमें फ्लो करा है? ये स्मॉल कॉइल, ठीक है। यहाँ पे I2 करंट फ्लो। मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ इनसाइड द सोलेनॉइड एग्जिस्ट करेगा क्या? क्या इसके बाहर एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा, ठीक है। चलो, मतलब अगर R की वैल्यू R1 से ज्यादा हो गई, सॉरी R2 से ज्यादा हो गई तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा? क्या अगर मैं बोलूं चलो एक्सिस से R डिस्टेंस की दूरी पे जाओ, क्या इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है क्या? तो कितने एरिया में मैग्नेटिक फील्ड था? सर इतने ही एरिया में तो मैग्नेटिक फील्ड है, इतने एरिया में, तो इतना ही एरिया लेंगे ना। और ये एरिया किसके बराबर है? सेकंड कॉइल के एरिया के बराबर, ठीक है। समझ में आया भाई? जब R यहाँ पे A2 क्यों लिया, A2 क्यों लिया है, चलो अभी बताते हैं, ठीक है। अभी तो ये फॉर्मूला लिखो, जब R की वैल्यू ग्रेटर देन R1 है, जब R की वैल्यू ग्रेटर देन R1 है, इधर ध्यान दो, कोई भी बात नहीं करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा? जीरो आएगा क्या? क्योंकि भाई सोलेनॉइड के बाहर कोई फील्ड लाइन नहीं है। जब R की वैल्यू, सॉरी R1 नहीं R2, जब R की वैल्यू लेस देन R2 है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? जीरो नहीं है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता था? म्यू नॉट N इंटू I, यही लिखोगे, ठीक है। समझ में आया? यहाँ पे वैल्यू पुट कर, तो कितने एरिया में फील्ड फ्लक्स लिंकेज होता, ये यही बात, इतना ही एरिया लेंगे ना, बाकी के एरिया में सर फील्ड ही लाइन नहीं है तो कहाँ से निकालोगे, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे क्या रख दिया था, A2। तो दिमाग में बिल्कुल रखना है कि यहाँ पे A2 कब आएगा, A1 पे। ये जेई मेंस लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोगों के लिए सिंपल है, ठीक, आंख बंद करके, सर छोटे का स्क्वायर डिवाइड बड़ा, बस आंख बंद करके। ये मैं एक जनरल केस बता रहा हूँ क्योंकि जैसा ट्रेंड था पिछली बार है ना, तो बिल्कुल भी सावधान रहना है। तो M12 क्या आएगा जल्दी से बताओ, N1 कितना होगा, N1 नंबर ऑफ टर्न्स इनटू लेंथ स्मॉल N1 इंटू L1, ये लिखूंगा क्या? ये नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल नंबर 1 पूछा है, तो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ इनटू L1, ये समझ में आ रहा है कि नहीं? इंटू D2 कितना आएगा, म्यू नॉट N2 I2 cos 0 डिग्री डिवाइडेड बाई I2। हाँ, A2 तो गायब हो गया, A2 क्या होगा, पाई R2 का स्क्वायर cos 0 डिग्री, ठीक है। तो इसमें आप लोग स्टार मार्क कर लेना, बाकी जो भी पढ़ते चले आ रहे वो सभी केसेस में जो एरियाज थे, क्या आपने देखा हमने वहां पे निकाला था क्या, M12 बताओ, वहां पे M21 निकाला था, ठीक है। M12 नहीं पूछा था, है ना, क्योंकि वहां पे फिर वही उतना एरिया जो सर्कल था। तो फर्स्ट मैंने क्या बोला था, म्यूचुअल इंडक्टेंस ड्यू टू कंसेंट्रिक सर्कुलर कॉइल, उसमें क्या पूछा था, M21 निकाला था। अगर मैं M12 निकालता मतलब कॉइल नंबर 2 में करंट फ्लो कर रहा था, वो 1 में निकालता, तो वहां पे एरिया कितना लेना पड़ता, कॉइल नंबर 2 का ही एरिया, क्योंकि उतने ही रीजन हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलता, बाकी का रीजन तो बेकार हो गया। I2 से I2, तो M12 क्या है, म्यू नॉट N1 N2 पाई R2 स्क्वायर इंटू L1, क्या आएगा क्या? इसके पहले क्या आया था, म्यू नॉट N1 N2 पाई R2 स्क्वायर इंटू L2। अगर एरिया बराबर होता तो यहाँ पे क्या लिखते, पाई R1 स्क्वायर, एरिया बराबर हो गया तो सर R1 और R2 तो बराबर हो गया ना,
ठीक है, चलो ये केस नंबर 2 है, ठीक है, फर्स्ट पढ़ा, सेकंड, अब थर्ड पढ़े, चलो चलो केस नंबर थर्ड कर लो, इसको केस 2 नाम दे दो, और जो उसके पहले उसको केस 1 लिख दो, ठीक है, उसको केस 1 करो। इफ L1 बराबर L2 बराबर L एंड R1 बराबर R2 बराबर R, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या आएगा, म्यू नॉट N1 N2 पाई R स्क्वायर इंटू L। R1 बराबर R2 R है और L1 बराबर L2 L है, तो ये आएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। चलो नोट डाउन करो, यहाँ पे समझ रहे हैं क्या बोल रहा है, L1 बराबर L2 मतलब दोनों ही सोलेनॉइड की लेंथ बराबर है और दोनों ही सोलेनॉइड की रेडियस बराबर होगी, एक दूसरे के मतलब कपलिंग क्या हो गया 1, कपलिंग फैक्टर की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है, समझ लो, ठीक है। दो कॉन्सेंट्रिक स्क्वायर है, कॉन्सेंट्रिक का मतलब दोनों स्क्वायर का सेंटर क्या है, सेम है, ठीक है, और उस स्क्वायर का हमें फाइंड आउट करना है म्यूचुअल इंडक्टेंस बी इज, तो देखो ए इज मच मच ग्रेटर देन बी, ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। ऐसा क्यों किया बताओ जरा, ऐसा क्यों दिया है क्वेश्चन, ताकि जो सेंटर मैग्नेटिक फील्ड है ना वो यूनिफॉर्म हम एज्यूम कर सके, ठीक है। अगर ये बहुत ही छोटा होगा, मतलब इन रियलिटी पे ये बहुत ही छोटा है इतना, अगर सेंटर पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा तो जो हम म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालें वो एग्जैक्टली जो हमारी वैल्यू है उसी के बराबर। अगर बड़ा कर दिए तो मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी जैसे जैसे दूर जाएंगे नॉन यूनिफॉर्म रहेगी, अलग अलग आए, जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो रियल में जो हमने निकाला उसके बराबर नहीं है, ठीक है, इसलिए वो क्वेश्चन में दे देता है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस बताओ of coil 2 with respect to coil 1, तो flux of coil 2, flux linkage in coil 2 due to current in coil 1 divided by current in coil 1, चलो बताओ फ्लक्स लिंक्ड विद coil 2 ड्यू टू करंट इन coil 1 क्या आएगा, अर्सलन बताओ क्या आएगा, फ्लक्स लिंकेज विद coil 2 ड्यू टू करंट इन coil 1 क्या आएगा, आप लोग बताओ क्या लिखूंगा, बताओ N2 B1 A2 cos थीटा डिवाइडेड बाई, चलो क्या यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स को दिया क्या, नहीं 1 लेंगे, एक ही तो है, कुछ नहीं बताया तो बस एक ही तो है सिर्फ, N2 की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पे फिलहाल के लिए हम लोग 1 लेंगे, B1 की वैल्यू क्या है सेंटर पे, सभी लोग क्या आ रहा है बताओ, स्क्वायर के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना बताया था, एक वायर की वजह से, एक वायर की वजह से सेंटर पे निकालना, ये कितना एंगल बना रहा है 45 डिग्री, ये कितना बना रहा है 45 डिग्री, सेंटर से डिस्टेंस कितना a बाई 2, ओके। अब आपको पता है करंट कैरिंग वायर से r डिस्टेंस की दूरी पे जो कि परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड नहीं कहता कितना है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस इन कॉइल 2 ड्यू टू कॉइल 1 N2 कितना है 1 इनटू B1 क्या लिखोगे, पहले एक वायर की वजह से बताओ, एक वायर की वजह से म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई ए, 4 पाई इंटू ए, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है करंट कैरिंग वायर से, करंट कैरिंग वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, वही तो लिखते थे हम म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, आर कितना है a बाई 2 इन ब्रैकेट साइन अल्फा, अल्फा कितना है 45 डिग्री, बीटा भी कितना है 45 डिग्री, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये एक वायर की वजह से है, क्या सभी वायर में करंट सेम से जा रहे हैं क्या, इनवर्ड आएगा क्या सभी या आउटवर्ड आएगा, आउटवर्ड आएगा, ठीक है, आउटवर्ड आ रहा है और सभी की वजह से सेम सेम केस बनेंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसमें, है ना, मल्टीप्लाइड विथ 4 इंटू A2 कितना होगा बी स्क्वायर, क्या लिखोगे बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई करंट आई, आई से आई कैंसल, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 2 विद रिस्पेक्ट टू कॉइल 1 क्या आया, ये साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री क्या आएगा √2 आएगा, क्या आएगा √2, अच्छा इस 4 से इस 4 को क्या कर दूं, 4 को क्या कर दूं कट कर दूं, तो ऊपर √2 आया, ये 2 ऊपर चला जाए तो क्या आ जाएगा 2 √2 इंटू म्यू नॉट बी स्क्वायर अपॉन में पाई ए, ये आया क्या, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 क्या आया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू छोटे छोटे स्क्वायर के साइड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बड़ा साइड, है ना, ये तो लिखोगे बी स्क्वायर बाई ये सब तो कांस्टेंट वैल्यू है ना, 2 √2 म्यू नॉट अपॉन पाई क्या है कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है, वैसे रिजल्ट तो अपना ही है एग्जैक्टली,
लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा, कई बार प्रोपोर्शनल टू पूछ ले, तो क्या लिखोगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल टू विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉलर स्मॉलर साइड का स्क्वायर डिवाइडेड बाई लार्जर साइड। ये हमेशा ट्रू रहेगा आपके नीट के एग्जाम में, है ना, कहीं भी अगर ऐसा क्वेश्चन है बस ये याद रहना चाहिए, स्मॉलर साइड का स्क्वायर डिवाइडेड बाई लार्जर साइड। आई होप आपको समझ में आया कैसे निकालना है, ठीक है। अगर इसमें मैं n नंबर ऑफ टेस्ट लगा देता तो खूब सारे स्क्वायर फ्रेम लगा देता, फिर इसमें खूब सारे स्क्वायर फ्रेम लगा देता, तो n1 n2 पिक्चर में आ जाते, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही।